हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेतु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, रिलेशन बिटवीन टॉर्क्यू एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बल आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ये जानना। तो फ्रेंड, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, उससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं इनके बीच में रिलेशन, उसको समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ में कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, ज़रूर पूछिए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बल आघूर्ण हमारा क्या होता है, बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फिर हम आपको एक बार बताते हैं। बल आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं और टाउ इक्वल टू हमारा होता है आर इंटू एफ, जहां पे आर जो है बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और एफ जो है बल है। टार्क्यू का डिफिनेशन क्या होता है हम आपको एक बार बता देते हैं। बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा हो गया बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी टू बल। ये हो गया हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया। अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो आई इक्वल टू क्या होता है, हमने बहुत बार बताया है, एम आर स्क्वायर, जहां पे एम क्या है, द्रव्यमान है, और आर हमारा क्या है, घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, आर स्क्वायर, जहां पे आर स्क्वायर हमारा क्या है, घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। अतः हम कह सकते हैं पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उस कण की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से एक बार देखिए, अतः पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उस कण की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं इन लोगों के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड, कोई पिंड किसी अक्ष के परितः अचर कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति कर रहा है। अब मान लेते हैं कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः अचर कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति कर रहा है, तो पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण अल्फा ही होगा, परंतु रेखीय त्वरण क्या होगा, उसका अलग अलग होगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखने योग्य है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण अल्फा जो है एक होगा, पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण अल्फा एक ही होगा, परंतु रेखीय त्वरण अलग अलग होगा। तो आइए फ्रेंड, हम लिखते चलते हैं। मान लेते हैं, माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः
अचर कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति कर रहा है। पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण अल्फा ही होगा। पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण अल्फा ही होगा, परंतु जो रेखीय त्वरण है वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब हम मान लेते हैं कि पिंड के एक कण का द्रव्यमान m1 है, तो इसकी दूरी क्या होगी, r1 हो जाएगी। घूर्णन अक्ष से दूरी r1 हो जाएगी। फिर से हम मान लेते हैं, माना पिंड के एक कण का द्रव्यमान m1 है तथा इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है। घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है, तब इस कण का रेखीय त्वरण क्या होगा, कण का रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से। a1 इक्वल टू r1 अल्फा। इस कण पर लगने वाला बल क्या होगा, तब इस कण पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, लगने वाला बल F1 इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये क्या हो जाएगा हमारा, m1 इंटू a1। इस पे कौन सा बल लगेगा, m1 a1। इसको देखिए फ्रेंड, जो हमारा रेखीय त्वरण a1 इक्वल टू r1 अल्फा आया है उसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मतलब यहां से a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू m1 r1 अल्फा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बल F1 का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, बल F1 का
घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, ये क्या हो जाएगा, आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू दूरी, बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू दूरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, F1 इंटू R1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम F1 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा हमारा, M1 R1 अल्फा, और R1 हमारा पहले से था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार यदि पिंड के अन्य कणों के द्रव्यमान M2 M3 हैं तो उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः क्या हो जाएंगी, R2 R3 R4 ऐसे डॉट डॉट हो जाएंगी। तो उस पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण क्रमशः M2 R2 स्क्वायर अल्फा M3 R3 स्क्वायर अल्फा होंगे। अतः पिंड पर कार्यकारी संपूर्ण बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, चलिए लिखते चलते हैं। इसी प्रकार टाउ इक्वल टू हमारा क्या आ गया, M1 R1 अल्फा, ऐसे टाउ 1, ऐसे टाउ 2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा M2 R2 अल्फा R2 स्क्वायर अल्फा, M3 टाउ 3 इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर अल्फा, ऐसे हमारा वैल्यू आती जाएगी। इसी प्रकार यदि पिंड के अन्य कणों का द्रव्यमान M2 M3 M4 डॉट डॉट हैं तथा उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां R2 R3 R4 डॉट डॉट होंगे। अतः यहाँ पे देखिए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो टाउ 1 इक्वल टू हमारा आया M1 R1 स्क्वायर अल्फा, इसी तरह टाउ 2 इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा, टाउ 3 इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह हमारा अगर हम रखेंगे तो वैल्यू आती जाएगी, ये हमने बता दिया। तो देखिए, तो दूरियां हमारी क्रमशः क्या होती जाएंगी, R2 R3 R4 होंगी। तो उस पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण क्या होंगे, अभी अभी हमने आपको बताया। तो उस पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण क्रमशः क्या होंगे, क्रमशः M2 R2 स्क्वायर अल्फा M3 R3 स्क्वायर अल्फा M4 R4 स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही हमारा क्रमशः आते रहेंगे। टाउ की वैल्यू होंगे। अतः पिंड पर कार्यकारी संपूर्ण बल आघूर्ण टाउ पिंड के सभी कणों पर कार्य करने
कार्य करने वाले बलों के आघूर्णों के योग के बराबर होगा। फिर से देखिएगा, अतः पिंड पर कार्यकारी संपूर्ण बल आघूर्ण टाउ पिंड के सभी कणों पर कार्य करने वाले बलों के आघूर्ण के योग के बराबर होगा। अतः पिंड पर कार्यकारी संपूर्ण बल आघूर्ण टाउ पिंड के सभी कणों पर कार्य करने वाले बलों के आघूर्णों के योग के बराबर होगा। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा हमारा सब में कॉमन है। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है, समेशन एम आर स्क्वायर अल्फा, परंतु समेशन या सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण आई, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, अर्थात बल आघूर्ण इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय, इसको क्या कहेंगे, अल्फा को कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। अगर देखिए फ्रेंड, जो ऊपर का हमारा फॉर्मूला है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अगर इसमें हम अल्फा इक्वल टू 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर अगर हम पुट करते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम अल्फा इक्वल टू 1 मान लेते हैं तब हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, इफ अल्फा इक्वल टू 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं तब हमारा इक्वेशन नंबर 6 क्या बन जाएगा, टाउ इक्वल टू आई। अतः हमारा टाउ इक्वल टू क्या हुआ, आई। आई जो है हमारा टाउ के बराबर है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष के सापेक्ष
जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो वस्तु में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। एक बार फिर से देखिएगा। अतः किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो वस्तु में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। अतः किसी वस्तु का किसी दी हुई अक्ष के सापेक्ष किसी दी हुई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो वस्तु में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा रहा बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बीच में रिलेशन। तो हमें बहुत अच्छे से हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसी फॉर्मूले पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमने आज तक जितना फार्मूला बताया है उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बताया है जिससे आपको वो फार्मूला जो है अच्छे से रिपीट हो जाए। जब हम फार्मूले के बेस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो फार्मूला हमें अच्छे से याद हो जाता है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती है। और कभी वैसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वलय का जड़त्व आघूर्ण 0.40 किग्रा मीटर स्क्वायर है। एक वलय का जड़त्व आघूर्ण 0.40 किग्रा मीटर स्क्वायर है। यदि यह प्रति मिनट 2100 चक्कर लगा रही हो तो इसे 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। प्रति मिनट चक्रों की संख्या। प्रति मिनट चक्करों की संख्या। $2100। तो इसी तरह प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या होगी। 60 से हम डिवाइड कर देंगे, इसलिए संख्या n इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। आज हम बहुत सारी चीज़ें जो है कि बोल पूछ रहे हैं और लिख पूछ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग से ऐसे स्लिप होती जा रही हैं। डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। तो सॉरी फ्रेंड इसके लिए, अगर आपको इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो ये हमारा इसका करेंगे तो आ जाएगा 35 सेकेंड।
अब देखिए क्या कह रहा है, गति करते समय वलय का कोणीय वेग, कोणीय वेग हम इसका निकाल लेते हैं। गति करते समय वलय का कोणीय वेग इक्वल टू 2πn। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22.1735। दो 220 रेडियन प्रति सेकंड। अब देखिए वलय का प्रारंभिक कोणीय वेग हमारा क्या हो गया, वलय, अतः यह क्या है, वलय का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 इक्वल टू, यही आया है हमारा 220 रेडियन प्रति सेकंड। अब देखिए क्या कह रहा है, इसे 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, t इक्वल टू 2 सेकंड में वलय को रोक लेने पर इसका अंतिम कोणीय वेग वलय को इसका अंतिम कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सॉरी ओमेगा इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग और अंतिम कोणीय वेग और टाइम t की वैल्यू जो हमें पता है, इसलिए हम यहाँ से घूर्णन गति के समीकरण से हम यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेते हैं। अतः घूर्णन गति के समीकरण से तो हो जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। हम यहाँ पे ओमेगा 0 और t की वैल्यू जो है पुट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ओमेगा की वैल्यू हमारी है 0 और ओमेगा की वैल्यू हमारी 0 थी। ओमेगा 0 की वैल्यू 220 प्लस अल्फा प्लस टाइम t की वैल्यू 2। यहाँ पे देखिए, सॉरी फ्रेंड, प्लस नहीं है इनटू है, हम भूल गए थे, एक बार फिर लिख देते हैं। 0 इक्वल टू 220 प्लस 2 अल्फा। आज हमसे बहुत सारा मिस्टेक हो रहा है, तो ये हो जाएगा -220 इक्वल टू 2 अल्फा। ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -110 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखिए फ्रेंड, यहाँ अल्फा में माइनस चिन्ह जो है वलय के कोणीय मंदन का प्रतीक है। यहाँ पे माइनस का मतलब कुछ और नहीं है कि माइनस प्लस, यहाँ माइनस का मतलब, माइनस का चिन्ह वलय के कोणीय मंदन का प्रतीक है।
लिख देते हैं। यहाँ अल्फा में जो माइनस चिन्ह है वलय के कोणीय मंदन का प्रतीक है। अतः वलय को रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण कितना होगा, अब उसको निकालते हैं। अतः वलय को रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब आई की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है 0.40 किग्रा मीटर स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाला है 110 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा फ्रेंड 44। टाउ का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। फ्रेंड, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको पूरा अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।